नमस्कार, सभी को जोहार। तो जैसा कि आप लोग का इकोलॉजी शुरू हो चुका है और अभी तक 2 क्लासेस हो चुका है। और उन 2 क्लासेस में हम लोगों ने अजैविक जो क्रियाएं होती है, जिस पे आपका जो जैव विविधता होती है, जिस पे डिपेंड करती है, मैंने 4 चीज पढ़ाया आपको। एक टेम्परेचर, पानी, लाइट और मृदा। इन 4 चीजों को पढ़ने के बाद आज तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो अजैविक कारकों के प्रति जो अनुक्रियाएं होती है। क्या होती है? अनुक्रियाएं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान पूर्वक समझना है एकदम, ठीक है। काफी ध्यान पूर्वक आपको समझना है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिस्पॉन्स टू, क्या है? रिस्पॉन्स टू एबायोटिक आपका फैक्टर्स, मीन्स अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि विभिन्न आवासों में परिस्थितियां बदलती रहती है एवं वे हरदम एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। क्लियर है? क्या बोल रहा है कि देखिए, आवासों में क्या होता है, परिस्थितियां बदलती रहती है। जैसे कि मान के चले कि किसी का आवास गर्म स्थान पर है, तो किसी का क्या है, ठंडा स्थान पर है। तो किसी का क्या पर है, जल में है। तो किसी का कहाँ पर है, बर्फ में है। तो आवास में भी क्या होता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, ठीक है। इसलिए जीव भी इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्या होते हैं, अपने भीतर कुछ आंतरिक अनुकूलताएं यानी कि इंटरनल एडोप्टेशन विकसित करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग लद्दाख में भी लोग रहते हैं, जहां पर टेम्परेचर आपका माइनस में रहता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ, जैसे हम लोग का झारखंड, बिहार, यूपी का जो एरिया हो गया, वहां पर अगर तापमान 0 डिग्री से अगर नीचे चला जाए अगर गया, तो लोगों को रहने में दिक्कत होता है ना, रहने में दिक्कत होता है। लेकिन वही माइनस पे आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं। जितनी गर्मी में हम लोग यहाँ पर रह पाते हैं, झारखंड, बिहार और यूपी में लोग, उतनी गर्मी में शायद वहां के लोग ना रह पाए। तो क्या होता है कि जो हमारा बॉडी जो है, तापमान के अनुकूल क्या होता है कि धीरे धीरे अपने शरीर को ढालता है। तो मान के चलिए कि वो लद्दाख का व्यक्ति अगर यहाँ पे आता है, ठीक, कहाँ पर, हमारे यूपी, बिहार और झारखंड में, तो इन जगहों पर कुछ समय रहने के बाद उनका जो बॉडी है वह इस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आदी हो जाएगा, ठीक है। वो इसी चीज को बताना चाह रहा है। ये जो अनुकूलता जो वर्ड आया है, वो उसी चीज को आपको बता रहा है, जिसके कारण वे सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं व कार्य प्रक्रमों को पूरी इफिशियंसी के साथ कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए, यह दक्षता में क्या होता है, इफिशियंसी। वे तापमान के प्रति अनुकूलित होकर के, कैसे? तापमान के प्रति अनुकूलित होकर या अपने शरीर द्रव्यों को बाह्य वातावरण के अनुसार बनाकर हासिल करते हैं। ये पॉइंट जो अभी आपको समझा वही है कि जो हमारा जो बॉडी होता है, वह तापमान के अनुकूल अपने आप को क्या करता है, ढाल लेता है ना, ढाल लेता है। और जब ढाल लेता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में वो इफिशियंसी आ जाती है कि उस तापमान पे भी हम अपने कार्यों को कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, होम्योस्टैटिस कहते हैं, यानी कि समस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थापन कहते हैं। अर्थात अपने आंतरिक वातावरण में बाह्य वातावरण के अनुसार संस्थापन करना। क्या करना, संस्थापन करना, अपने आप को एडॉप्ट करना या फिर उसको अपने आप को ढालना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह जो संस्थापन है, ध्यान दीजिएगा कि यह संस्थापना वातावरण से अनुकूलित होने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। अगर ये संस्थापना अगर नहीं होगा तो हम किसी भी वातावरण के अनुकूल अपने शरीर को ढाल नहीं पाएंगे हम, ठीक है। यानी कि एडोप्टेशन आर डन टू कोप अप विद द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। बाहरी इन्वायरमेंट के लिए क्या है, ये जरूरी होता है। चाहे बाहर का वातावरण कुछ भी हो, जीव अपने भीतर उनसे सामना करने के लिए
अनुकूलित हो ही जाते हैं। क्लियर है? जैसे कि मानव 25 डिग्री सेल्सियस पर भी समस्त क्रियाओं को भली भांति कर पाता है, वह इस तापमान को मेंटेन करने के लिए एसी का प्रयोग करता है और गर्मी में एसी का प्रयोग, जबकि ठंड में किसके लिए? हीटर का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में एसी का प्रयोग करता है टेम्परेचर को कम करने के लिए, जो बाहरी तापमान है उसको कम करने के लिए, जबकि हीटर का प्रयोग क्या करता है? बाहरी तापमान को बढ़ाने के लिए। तो ये दो चीज समझ में आया कि जो हम लोग मानव हैं क्या करते हैं कि अपने आप को किसी भी तापमान पर ढालने के लिए क्या करते हैं? किसी न किसी चीज का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अपने आप को गर्मी में ढालने के लिए एसी का प्रयोग कर रहे हैं ताकि तापमान जो है बाहर का वो कम कर सके, जबकि ठंड में अपने आप को ढालने के लिए हम क्या करते हैं? हीटर का प्रयोग करते हैं। हालांकि उपरोक्त उदाहरण कृत्रिम अनुकूलन का है, यानी कि ये जो आपका एसी हो चाहे आपका हीटर हो, ये क्या है? तो आपका कृत्रिम अनुकूलन है, ना कि कायिक प्रक्रमों द्वारा तापमान का नियंत्रण है। यानी कि हीटर और कूलर क्या है? तो आपका ये कृत्रिम उपकरण हो गया। ऐसे कई सारे अनुकूलन हैं जो प्राकृतिक हैं एवं कायिक प्रक्रमों पर आधारित हैं, जैसे कि नियमन करना मीन्स क्या करना? रेगुलेट करना। एक होता है संरूपण करना, यानी कि कन्फर्म करना। ये देखिए कन्फर्म नहीं है, कॉन्फॉर्म। एक होता है प्रवास, यानी कि माइग्रेशन करके। माइग्रेशन तो आप लोग देख के समझते ही होंगे कि जैसे मान कर चलिए कि अभी झारखंड में अगर मान के चलिए कि गर्मी का मौसम में अधिक गर्मी पड़े तो हम क्या करते हैं? घूमने के लिए कहाँ चले जाते हैं? शिमला या फिर लद्दाख जैसे जगहों पे जाते हैं। एक होता है निलंबन। तो हम लोग बाकी सभी चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं। अब तो सबसे पहले आता है नियमन करना मीन्स रेगुलेशन करना। क्या करना? रेगुलेशन। ये होता क्या है? तो ध्यान दीजिए कि कई सारे जीव कायिक प्रक्रमों द्वारा, कुछ जीव व्यवहारात्मक प्रक्रमों द्वारा अनुकूलन करते हैं। क्लियर है? कुछ क्या करता है? कायिक प्रक्रमों के द्वारा, तो कुछ क्या करता है? व्यवहारिक प्रक्रमों के द्वारा, यानी कि बिहेवियर के द्वारा। बिहेवियर के द्वारा। तो ये दो चीज को याद रखिएगा कि या तो कायिक प्रक्रम होगा या तो फिर बिहेवियर होगा। ये जीव जो होते हैं ताप नियमन व परासरण नियमन द्वारा क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। यानी कि जो जीव कार्य प्रक्रम द्वारा या फिर बिहेवियर प्रक्रम के द्वारा अपने आप को क्या करते हैं? अनुकूलित करते हैं। तो ये जीव क्या करते हैं? या तो आपका ताप नियमन करके और परासरण नियमन करके अपने आप को क्या करते हैं? अनुकूलित करते हैं। ये दो चीजों को ध्यान रखना है, एक ताप नियमन करके और एक आपका परासरण नियमन करके। अगर बात करते हैं आगे का हम, तो यह क्षमता किसमें? पक्षियों में, स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स में, व कुछ निम्न अकशेरुकी व कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। पादपों में इस प्रकार का गुणधर्म नहीं पाया जाता है। मीन्स ताप नियमन का जो गुणधर्म है यह पादपों में नहीं देखने को मिलता है। देखिए ताप नियमन, ध्यान दीजिएगा कि ये जो ताप नियमन का हम बात कर रहे हैं, ताप नियमन ऊर्जा की वृद्धि में काफी खर्चीली प्रक्रिया है। ठीक है? क्या होता है? अगर बात करते हैं ऊर्जा की दृष्टि से तो ये क्या है? काफी खर्चीली प्रक्रिया है, इसलिए बहुत कम जीव इसे अपनाते हैं। मानवों के समान ही अन्य स्तनधारियों में भी ताप नियमन होता है। जिस तरह से मानव अपना ताप नियमन करते हैं उस तरह से बहुत सारे मैमल्स भी क्या करते हैं? ताप नियमन करते हैं। जैसे गर्मी के दिन में जब बाहर का तापमान उच्च होता है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। क्लियर है? जो वाष्प बनकर उड़ता है जिससे हमारे शरीर को शीतलता मिलती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गर्मी के मौसम में, ठीक है, गर्मी के मौसम में जब पसीना आता है तो पंखा चलने पर हमें ठंडा क्यों लगता है? तो ठंडा लगने का कारण क्या है कि जो पसीना निकल रहा है, पंखा जब चलता है तो क्या होता है? उससे वो वाष्प बनकर उड़ता है और उसी वाष्पन के थ्रू क्या होता है? हमें शीतलता प्राप्त होती है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखिए। शीत ऋतु में जब बाहर का तापमान कम होता है तो शरीर में क्या होता है? कंपन यानी कि ठिठुरन होती है,
जो एक प्रकार का क्या है, व्यायाम है। ये क्या होता है, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, जो ठिठुरन होता है ठंडा का मौसम में, यह क्या है, तो एक तरह का व्यायाम है। आपसे पूछ सकता है क्या है एक तरह का, ये तो एक तरह का व्यायाम है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा। अब आता है ताप का नियमन। ताप का नियमन क्या कहलाता है, तो थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। ये आपसे पूछ सकता है कि ताप के नियमन को हम क्या कहते हैं, तो ताप के नियमन को हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। और शरीर द्रव्यों का नियमन क्या कहता है, तो ये इसको ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये दो चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक थर्मो रेगुलेशन क्या होता है और एक आपका ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है, तो ताप का नियमन, और ओस्मो रेगुलेशन क्या है, तो शरीर द्रव्यों का नियमन। अब आता है कॉन्फॉर्म, यानी कि आपका संरूपन। 99% जंतु वो सभी पादप क्या करते हैं, संरूपन रखते हैं, यानी कि 99% एनिमल्स एंड 100% प्लांट्स आर कन्फर्म्स इंस्टीड ऑफ रेगुलेशंस। यानी कि आपका 99% अगर एनिमल्स का बात करें और 100% अगर पादप का बात करें, तो वो क्या करते हैं, संरूपन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, संरूपन करते हैं नियमन के स्थान पर। क्लियर है। अर्थात ये जीव अपने शरीर के तापमान को बाह्य तापमान यानी कि वातावरण के अनुसार बदलते हैं। जलीय जीव बाह्य जल के अनुसार अपने शरीर द्रव्यों के संगठन में बदलते हैं। ये ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, कि क्या करते हैं, ये जीव जो होते हैं अपने शरीर को क्या करते हैं, बाह्य वातावरण के अनुसार क्या करते हैं, अनुसरण करवाते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं वह बाह्य जल के अनुसार, किसके अनुसार, तो बाह्य जल के अनुसार क्या करते हैं, अपने शरीर के द्रव्यों में या क्या करते हैं, द्रव्यों के संगठन को बदलते हैं। ठीक है, संगठन को बदलते हैं। आगे देखिए, नियमन करना हर प्राणी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि नियमन करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है एवं यह बात छोटे जीवों के लिए तो और भी सटीक बैठती है। क्लियर है यहाँ तक कि हर जीव क्या नहीं कर सकता, हर प्राणी क्या नहीं कर सकता है, तो आपका नियमन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि नियमन में क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, तो ऊर्जा खर्च होती है। क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। तो अगर बात करते हैं छोटे जीवों का, तो छोटे जीवों के लिए तो और भी ये क्या है, आपका सटीक है, क्योंकि उसमें नियमन में और भी अधिक ऊर्जा खर्च होगी। छोटे जीवों के शरीर का जो सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण जब बाहर ठंडा होता है तो इनके शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि छोटे जीवों में क्या होता है कि जब बाहर ठंडा होता है तो इनके शरीर से बहुत ज़्यादा क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है एवं इन्हें ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए ध्रुवीय प्रदेशों में छोटे जीव नहीं पाए जाते हैं। क्लियर समझ में आ गया। आपसे पूछ सकता है कि जो ठंडा प्रदेश होता है या फिर जो ध्रुवीय प्रदेश होता है वहां पे छोटे जीव क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो छोटे जीव क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जब बाहर का तापमान काफी ठंडा होता है, इन्हें ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, इन्हें ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, ऊर्जा की हानि करनी पड़ती है। इसलिए वहां भारी भरकम जीव ही पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए गर्मी के दिनों में एसी सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या सभी लोग गर्मी को दूर करने के लिए एसी लगा सकते हैं एवं उसके खर्चे को वहन कर सकते हैं, तो शायद उत्तर नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है, शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली होता है, हर कोई होता है वो एसी को नहीं लगा सकता है, तो उनका शरीर जो होता है अपने आप को उस वातावरण के अनुसार क्या करता है, एडॉप्ट करता है, उसके अनुसार अपने आप को ढालता है। थर्ड आता है आपका माइग्रेशन यानी कि प्रवास। देखिए कुछ जीव प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अस्थायी रूप से अनुकूल अवस्था में प्रस्थान करते हैं एवं जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है तो फिर से उस स्थान पर लौट आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए थे ना कि जैसे झारखंड में अगर खूब गर्मी पड़ रहा है तो जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, लद्दाख घूमने के लिए निकल जाता है, और जैसे ही यहाँ पर गर्मी का मौसम कम हो जाता है तो वापस लौट आता है।
ये आपको सिंपल एग्जांपल है किसका, आपको माइग्रेशन का, प्रवास का। जैसे गर्मी से बचने के लिए कई व्यक्ति दिल्ली से अस्थायी रूप से शिमला चले जाते हैं, यहाँ पे भी देखिए उस बात का जिक्र यहाँ किया गया है। एवं कुछ लोग समय तक रुक कर दिल्ली पुनः वापस आ जाते हैं। प्राकृतिक आवास जो होता है वो पक्षियों में देखा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक आवास जो है वो पक्षियों में देखा जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध जो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है एग्जाम में आप लोग से पूछा जाएगा। तो हालांकि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित भी आप लोग को वीडियो मिला हुआ है, जिसमें लगभग आपको 105 राष्ट्रीय उद्यान है, तो 100 प्लस आप लोग को हम पढ़ा दिए थे। तो क्या होता है कि साइबेरिया व अन्य ध्रुवीय प्रदेशों से पक्षियों का प्रवास देखा जाता है, ठीक है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक घटना आया था, आप लोगों को चूंकि इस पीडीएफ में जिक्र नहीं है उसका जिक्र हम कर दे रहे हैं, कि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर क्या हुआ था कि बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी जो साइबेरिया व अन्य पोलर देशों से आ रहे थे, ठीक है, आते हैं, तो क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। तो एग्जाम में पूछता है कि यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो याद रखिएगा कि एक बैक्टीरिया था यहाँ पर, बोटुलिज्म, ठीक है, बोटुलिज्म। तो इसी बोटुलिज्म के कारण जो उनका लंग्स जो होता है उस पर ये अटैक किया था और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण बहुत सारे पक्षी मारे गए थे। कुछ कवक व निम्न पादप प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए बीजाणु यानी कि स्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसका, बीजाणु यानी कि स्पोर्स का निर्माण करते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां लौटती है तो ये बीजाणु स्पोर्स अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है, अंकुरित हो जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव के लिए इन बीजाणुओं पर क्या होती है, मोटी भित्ति पाई जाती है, ठीक है। ये आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, कि प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव के लिए क्या होता है कि इन बीजाणुओं पर मोटी भित्ति पाई जाती है। उच्च पादपों में क्या होता है, बीजों व अन्य कायिक देखिए संरचनाओं का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में हो जाता है। याद रखिएगा कि उच्च पादपों में क्या होता है कि बीज व अन्य कायिक संरचनाओं का निर्माण जो होता है वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हो जाता है। ये बीज प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ समय के लिए, क्या बोले कि कुछ समय के लिए क्या करता है, प्रसुप्त अवस्था यानी कि आपका डोरमेंसी अवस्था क्या होता है, प्रसुप्त अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आता है तो वे क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। उदाहरण के लिए ध्रुवीय भालू शीत ऋतु आने पर शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग हर्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो ध्रुवीय भालू क्या करता है, हर्बिनेशन प्रोसेस को अपनाता है। कुछ मछलियां जो मछली होती है, चाहे घोंगे होते हैं, स्नेल्स, ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए क्या होते हैं, तो ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। यानी कि आपको अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एस्टिवेशन में चले जाते हैं। तो ध्रुवीय भालू किस में जाएगा, तो हर्बिनेशन में, जबकि मछली और घोंगा का बात करें तो एस्टिवेशन में चले जाते हैं। जबकि जियो जो आपका प्लांटन जो होता है एक निलंबन अवस्था यानी कि सस्पेंडेड आपका स्टेज में प्रतिकूल परिस्थिति में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे क्या करते हैं हम लोग, डायपोज यानी कि उपरती कहते हैं। डायपोज क्या होता है, तो एक ऐसा स्टेज, देखिए निलंबित परिवर्धन की एक अवस्था होती है, क्या होती है, तो निलंबित परिवर्धन की क्या होती है, अवस्था होती है, क्या आपका, तो डायपोज, ठीक है। तो यहां तक आपका ये तीसरा वीडियो था, और इसमें भी हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो अजैविक क्रियाओं के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आगे बहुत चीज पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, जिसमें से देखिए आपका इकोलॉजी जो पोर्शन था इसमें आपका नेशनल पार्क भी आता है। तो नेशनल पार्क आप लोगों को पहले ही पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग उन वीडियोस को कंप्लीट करिए, क्योंकि अब एग्जाम का समय आ चुका है, और अभी उन वीडियोस का आप लोग यूज करिए और सबको याद करिए, क्योंकि वीडियो में मैंने बाय मैप आप लोगों को पढ़ाया है, जिससे कि आप लोग को जल्दी याद होगा, ठीक है। तो आप लोग उन वीडियोस का यूज करिए, और इकोलॉजी का पोर्शन को जल्दी जल्दी खत्म कर दिया रहा है। 5 से 6 दिन में आप लोगों को टोटल वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना है, लगभग 10 के करीब क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो इस पोर्शन को सबसे पहले आप लोग निपटाइए, ठीक है।
चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कि प्रत्येक को टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।